हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हमने थ्योरम्स को स्टार्ट करना है क्लास 9 मैथ्स का। और आज हमारा पहला थ्योरम है। हम पहले थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे मिथ्स है इस बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि थ्योरम जो है ये समझते नहीं है, इसको हमने सिर्फ याद करना होगा, रट्टा करना होगा या पॉकेट लेके इसको एग्जाम में करना होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थ्योरम्स भी बिल्कुल आपके जो बकाया क्वेश्चंस हैं, अलजेब्रा है, मैट्रिसेस हैं, इसी तरह के टाइप के क्वेश्चंस हैं। जस्ट इसको एक दफा जब कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, आपको एक दफा इसकी समझ आ जाएगी, तो इंशाल्लाह जो सारे थ्योरम्स होंगे वो आपको फिर जैसे ही आपको स्टेटमेंट नजर आएगा तो आपको इंशाल्लाह थ्योरम भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमने अपने पहले थ्योरम से स्टार्ट किया है। हम वो थ्योरम्स करेंगे जो पेपर के लिहाज से जरूरी है। हम कोई भी इररिलेवेंट थ्योरम्स नहीं करेंगे। टोटल हम 10-12 थ्योरम्स करेंगे और अगर आपने सिर्फ ये 10-12 थ्योरम्स कर लिए तो आपकी जो क्लास 9 का मैथ्स का पेपर होगा वो इंशाल्लाह परफेक्ट हो जाएगा और इन थ्योरम्स के अलावा कोई और थ्योरम भी नहीं आएगा। हम वो थ्योरम्स करेंगे जो हमने पिछले स्टडी से, पिछले तमाम पेपर से और अपना खुद का एक्सपीरियंस लेके हमने वो सारे कलेक्ट किए हैं। तो हम 1 बाय 1 करेंगे। आज की वीडियो में हम थ्योरम नंबर 1 करेंगे और इंशाल्लाह बकाया आने वाली वीडियोस में हम सारे जो थ्योरम्स हैं वो सारे खत्म करेंगे इंशाल्लाह, और आपको जो भी मुश्किलात होगी इंशाल्लाह इस वीडियोस में खत्म हो जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं अपना थ्योरम। आपको हर स्टेप को अच्छे से सुनना है और समझना है, क्योंकि ये थ्योरम एक दफा आपको समझ आ जाएगी ना तो हल करना आसान हो जाएगा। स्टेटमेंट है, मैंने थ्योरम पहला जो लिया है वो है थ्योरम 10.2। कुछ बुक्स में पेज नंबर चेंज भी हो सकता है, बट ये पेज नंबर है 236, थ्योरम 10.2। तो आप समझ जाइए। जब आप समझ जाएंगे तो आप थ्योरम कोई भी टाइप का थ्योरम आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो थ्योरम में पहला है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का लफ्ज हमेशा आप इससे घबराना नहीं, ये इक्वल के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप नॉर्मली किसी चीज को इक्वल लेते हैं तो इक्वल का साइन लगाते हैं। यहां पर हमने थ्योरम्स में इक्वल बहुत कम यूज करना है और उसके लिए ये कॉन्ग्रुएंट का लफ्ज यूज हुआ है। ये भी बिल्कुल इक्वल का ही काम करता है। जस्ट सिर्फ फर्क ये है कि इक्वल के ऊपर आपने इस तरह का साइन लगाना है, तो ये हमें कॉन्ग्रुएंट का लफ्ज जो है वो शो करेगा। अगर आपने ये नहीं लगाया तो इसका मतलब है कि ये इक्वल हो गया, और जब आपने ये ऊपर लगा दिया तो इसका मतलब है कि आप कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट और इक्वल सिमिलर चीजें हैं, बट जो फर्क है वो आपको मैं थ्योरम्स में बताऊंगा कि कहां हमने कॉन्ग्रुएंट यूज करना होगा और कहां हमने इक्वल यूज करना होगा। तो वीडियो को देखते रहिए। तो यहां पर हमारे पास है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। आपने क्या करना है, थ्योरम को ध्यान से देखना है। कॉन्ग्रुएंट के बाद आपको एक कॉमा मिलेगा, मैंने यहां लगाया है, पर आप अगर स्टेटमेंट को बुक में गौर से देखेंगे तो आपको एक कॉमा मिलेगा। सबसे पहले जब आपको स्टेटमेंट मिल जाए तो आपको पता है कि आप यहां ट्राइंगल की बात हो रही है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो आपको यह बात सबसे पहले समझ आ जानी चाहिए कि यहां पर जो भी चीज की हम बात कर रहे हैं वो ट्राइंगल है। तो थ्योरम में सबसे पहले आपने फिगर ड्रॉ करना होगा। मैं यहां पर एक रफ सा फिगर ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो जब आप सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर देंगे तो इससे आपका थ्योरम आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और हल करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल की बात की थी, वहां पे कोमा लगा हुआ है। इस कोमे को आप जहन में इसलिए रख लीजिए ताकि ये नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प आउट करेगा, आपको आसान हो जाएगा। तो इसमें हमने इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो जब भी आप थ्योरम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने फिगर बना लेना है। उसके बाद आपने शुरू करना है। सोल्यूशन में सबसे पहला हेडिंग होता है गिवन का। ठीक है, गिवन का मतलब यह है कि आपको इस सवाल में से जो डेटा गिवन है उसको आपने इस गिवन वाले हेडिंग में लिख देना है। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को गौर से देखेंगे ना, तो जब भी आपको पहला कॉमा मिल जाए, तो पहले कॉमे से जो पहले वाला स्टेटमेंट होता है वो आपका गिवन डेटा होता है। मतलब क्या, अगर कॉमा नहीं भी लगा तो देन को देख लीजिए। देन यहां है ना, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड्स। तो देन के बाद वाला जो होता है वो आपका टू प्रूव में आता है, यानी आपका रिक्वायर्ड डेटा होता है। आपको वो प्रूव करना होगा, फाइंड करना होगा।
और देन से पहले वाला जो डेटा होता है वो आपका गिवन डेटा होता है। तो यहां पे हमारा देन से पहले वाला जो डेटा है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कांग्रुएंट, यानी इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। मैं आपको इक्वल के लफ्ज में समझा देता हूं ताकि आपको समझ आए। तो यहां पे गिवन में इन्होंने क्या कहा है, हम कोई से दो एंगल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये गिवन में हमें कह रहे हैं कि इस ट्राइंगल में कोई से दो एंगल बराबर हैं। गिवन का डेटा जब भी होता है वो उन्होंने हमें ऑर्डर किया होता है कि ये कोई दो एंगल बराबर है। तो हम ले लेते हैं कि गिवन में क्या है कि एंगल ए, हमने खुद से एंगल लिया है ये ए और बी, आप ए और सी ले लीजिए, बी और सी ले लीजिए, कोई से दो एंगल आप बराबर ले लीजिए। तो ये कह रहे हैं कि हम क्या लेते हैं कि एंगल ए इज कांग्रुएंट टू एंगल बी। एंगल सिलेक्शन आपकी मर्जी के हैं, आपने कोई से भी दो एंगल ले लेने हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या ले लिया, गिवन में हमें ऑर्डर दिया गया था कि इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कांग्रुएंट, तो वो दो एंगल मैंने ए और बी सेलेक्ट किए हैं। दो ए और बी इसलिए सेलेक्ट किए हैं क्योंकि आप बुक अभी देख रहे होंगे तो उसमें भी ए और बी लिया गया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट फिर थ्योरम्स की वीडियो होंगी उसमें हम बुक वाले साइड्स को कंसिडर नहीं करेंगे, कोई रैंडम साइड्स लेंगे ताकि आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैंने खुद से दो एंगल सेलेक्ट किए। मैंने आपको बार बार बताया कि ये जरूरी नहीं है कि आप ये दो लें, आप ए और सी वाले एंगल्स ले लें। एक एंगल आपका ये है एंगल ए, एक है एंगल बी और एक है एंगल सी। तो उन्होंने आपको ऑर्डर दिया कि ट्राइंगल में से दो एंगल्स इक्वल है इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कांग्रुएंट। अगर दो एंगल्स किसी ट्राइंगल के इक्वल हैं या कांग्रुएंट हैं, तो यहां पे इन्होंने इफ का लफ्ज यूज किया है, बट यहां पे इफ अगर की बात हो रही है। तो ये आपने मतलब आपको ये ऑर्डर मिल चुका है कि ये दो इक्वल होंगे। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, गिवन है, उसके बाद है टू प्रूव या रिक्वायर्ड डेटा। चूंकि थ्योरम में टू प्रूव यूज हुआ है तो इसलिए मैं भी टू प्रूव यूज कर रहा हूं। ये आपका रिक्वायर्ड डेटा होता है। तो अब देन के बाद आपका रिक्वायर्ड डेटा है, ठीक है। देन के बाद जितना भी स्टेटमेंट है वो रिक्वायर्ड या टू प्रूव वाले स्टेटमेंट में आएगा। द साइड्स अपोजिट टू दोज एंगल्स आर ऑल्सो कांग्रुएंट, यानी जो दो एंगल आपने इक्वल या कांग्रुएंट लिए हैं उनके अपोजिट साइड भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब उनके अपोजिट साइड भी आप लोगों को बराबर करने हैं। ये फाइंड आउट करना है कि इस एंगल का यानी एंगल ए का अपोजिट साइड ये वाला और एंगल बी का अपोजिट साइड ये वाला, ये बराबर हैं। अगर ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर है, मतलब ये भी 60 और ये भी 60, तो इसका अपोजिट साइड मिसाल के तौर पर अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो इसका भी अपोजिट साइड 5 सेंटीमीटर होगा। तो ए का अपोजिट साइड ये वाला है और बी का अपोजिट साइड ये वाला है, यानी ए का अपोजिट साइड बीसी साइड है और बी का अपोजिट साइड एसी साइड है। तो ये आपने प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि ए बी प्रूफ आपने क्या करना है कि एसी साइड कांग्रुएंट होगा। ये जब आप साइड की बात कर रहे होंगे तो उसके ऊपर एक लाइन लगाना है। आपने टू प्रूफ क्या करना है कि एसी कांग्रुएंट है किसके, बीसी के। ये आपने प्रूफ करना है, ये आपका रिक्वायर्ड डेटा है। तीसरा जो स्टेप हमारे पास थ्योरम में आएगा वो है कंस्ट्रक्शन का। किसी भी थ्योरम में आपने हमेशा, जब भी आपको थ्योरम मिल जाए तो सबसे पहले आपने उस थ्योरम में से कंस्ट्रक्शन, जब आप करेंगे, कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं, उसमें आपने दो ट्राइंगल कम से कम बना लेने हैं। क्योंकि कोई भी थ्योरम आप जब तक ट्राइंगल नहीं ड्रा करेंगे तो आपका थ्योरम कभी भी हल नहीं होगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक ट्राइंगल तो उन्होंने हमें पहले से बताया हुआ है कि इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कांग्रुएंट। एक ट्राइंगल तो हमें पहले से हमने फिगर में ड्रॉ किया है, पर दूसरा ट्राइंगल कैसे बनेगा, आपने दूसरा इसी ट्राइंगल में से बना लेना है। ये एंगल सी को आपने बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब कि इस एंगल सी को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। मिसाल के तौर पर अगर ये 60 होगा तो इसके दो पार्ट्स होंगे, 2 पे इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये 30 होगा। तो यानी इसको ये वाला, इसको ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करना है कि ये वाला भी 30 रह जाए, ये वाला भी 30 रह जाए। तो 60 ये, अगर टोटल 60 है तो 30 ये 30 ये। तो बाइसेक्ट का मतलब है कि दो ऐसे हिस्सों में डिवाइड करना कि दोनों साइड्स आपके, दोनों एंगल्स, मतलब एंगल ऐसे हिस्से में डिवाइड हो जाए कि दोनों पार्ट्स आपके इक्वल हो। तो हमने ये लाइन ड्रॉ किया जो यहां पर इंटरसेक्ट कर दिया एबीसी लाइन को 80। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने क्या ड्रॉ किया, एंगल बाइसेक्टर, सॉरी, या इस तरह लिखिए, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ
एंगल सी आपने किस चीज का बाई मीन्स दो, सेक्टर मीन्स हिस्से, तो दो हिस्सों में किस एंगल को डिवाइड किया, सी को, विच जॉइंस, जब हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया तो ये कहां आ गया, विच जॉइंस ए बी को इसने ज्वाइन किया, ए बी एट पॉइंट डी, कौन से पॉइंट पे इसने ज्वाइन किया है ए बी को, 8 पॉइंट डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी आपने अब हमने क्या किया, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, एंगल सी का हमने बाइसेक्टर ड्रा किया विच जॉइंस ए बी 8 पॉइंट डी। तो जब भी आपने स्टेटमेंट के बाद गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दिया और इस तरह डायग्राम ड्रॉ कर दिया, तो इससे आपके जो थ्योरम के हाफ नंबर्स हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। यानी आपके थ्योरम के अगर टोटल 8 नंबर है, लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबरों का होता है, उसमें आधे नंबर्स यहां तक के लिए है, कंस्ट्रक्शन तक के लिए। जैसे मैंने ये गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन लिखा है और डायग्राम ड्रॉ किया है, इसी तरह जब आपने इसी तरह ड्रॉ कर दिया और कंस्ट्रक्शन तक मुकम्मल बिल्कुल सही कर लिया, तो इससे आपके थ्योरम के हाफ नंबर्स मिल जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि यहां तक आपको समझ आ गया है और बुक्स में ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बोर्ड इरेज कर लेता हूं और जो हमारा प्रूफ है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपने नोट नहीं किया तो इसका कंसेप्ट ज़हन में नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं बोर्ड को इरेज कर रहा हूं। हमारे पास सिर्फ ये फिगर रह जाएगा, फिगर से हम जो बकाया क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने यहां की हेडिंग्स मिटा दिए और इसकी जगह जो हमारा फोर्थ हेडिंग है प्रूफ, और प्रूफ के नीचे फिर है स्टेटमेंट और रीजन। स्टेटमेंट का मतलब है कि आप जो बात कर रहे हैं, और रीजन का मतलब है कि उसकी आपने रीजन देनी है कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन चुके हैं, एक है ट्राइंगल एडीसी और दूसरा ट्राइंगल है बीडीसी। यानी अगर इसको मैं सेपरेट ड्रॉ करूंगा तो ये हमारे पास इस तरह के दो ट्राइंगल्स बन चुके हैं, एक है ट्राइंगल एडीसी और दूसरा है ट्राइंगल बी डी और सी, जिसका ये जो लाइन, ये जो साइड है, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो हमने क्या करना है, हमने लिखना है इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स है ना, एडीसी करेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल बीडीसी। दो ट्राइंगल आपके आ गए, तो आपने चाहे बीडीसी लिखना है या सीडीबी लिखना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम अब कंपेयर करेंगे और हमारे पास किसी तरीके से हमने प्रूफ करना है। हमारे पास पोस्टुलेट्स हैं जिसको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो हमने उस तरीके से इसको प्रूफ करना है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की अब मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूं। इन दोनों ट्राइंगल में ये जो सीडी लाइन है ये दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस दोनों ट्राइंगल में इंक्लूड है, तो ये दोनों का कॉमन साइड है। तो जितना इसमें होगा उतना इसी में होगा, तो दोनों में ये साइड बराबर हो गया हमारे पास। तो हमने लिखना है कि CD साइड इज कांग्रुएंट टू CD साइड, ये इसके लिए CD और ये इसके लिए CD, दोनों ट्राइंगल्स के नीचे उसका साइड लिख देना है और इसको लिखना है कॉमन साइड। इसका रीजन क्या है, हमने क्यों इन दोनों को बराबर लिया, क्योंकि ये दोनों कॉमन साइड है ना, से मतलब दो ट्राइंगल्स का कॉमन साइड है, दो कमरों का सेम दीवार है, तो ये दोनों में सेम होगा, तो इसलिए ये बराबर है इसके, मतलब दोनों ट्राइंगल्स में से हमारे पास CD साइड बराबर है, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन साइड है। दूसरा हमने क्या करना है, इसको नाम दे दीजिए एंगल 1 और इसको नाम दे दीजिए एंगल 2, इसको 1 और इसको 2। हम दूसरा ये कह सकते हैं कि एंगल 1 कांग्रुएंट है एंगल 2 के, और इसको हमने लिखना है कंस्ट्रक्शन। क्यों लिख रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूं। आपने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था कि ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, यानी एंगल सी को आपने इक्वल हिस्से में डिवाइड किया था। मैंने आपको कहा था कि अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ये वाला एंगल, ये अगर टोटल एंगल 60 है तो इसको आपने ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करना है कि दोनों साइड्स बराबर आ जाए। तो इसलिए एक साइड को मैंने नाम दिया एंगल 1, दूसरे को नाम दिया एंगल 2। तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। क्यों बराबर है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ऐसी की है, हमने लाइन ऐसा ड्रॉ किया है जिससे ये दोनों साइड बराबर आ गए। तो दो बातें हमारे पास बराबर आ चुकी है। तीसरा हमने क्या देखना है, तीसरा हमें गिवन में दिया गया था कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के, गिवन में।
गिवन में हमें ऑर्डर दिया गया था कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, तो ये हमारे पास एक पोस्टुलेट जो है वो पूरा हो रहा है, वो है एंगल साइड एंगल। हमारे पास ये ट्राइंगल दोनों बराबर आ चुके हैं। ट्राइंगल एडीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीडीसी। किस बात के लिए? एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट के थ्रू। ये हमारे पास यानी ये एंगल बराबर हो गया, ये साइड बराबर हो गया, ये एंगल, तो एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट है हमारे पास, जिसकी वजह से हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर हो गए। तो अब जब ये मैं आपको पोस्टुलेट्स के बारे में इन पे बताता हूं, आप घबराइए नहीं। तो ये हमारे पास अगर ट्राइंगल बराबर हो गए तो इसका मतलब है कि जब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के बराबर है तो इनके तमाम करेस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होगा ना। करेस्पॉन्डिंग का मतलब कि यहां पर जो हाइपोटेन्यूज साइड है, यहां पर भी हाइपोटेन्यूज साइड इसका करेस्पॉन्डिंग होगा। यहां पर जो बेस है इसका करेस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल में ये वाला बेस है, और यहां पर जो परपेंडिकुलर है इसका करेस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल में ये। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इसके तमाम साइड्स भी आपस में बराबर होंगे, यानी ये साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। तो हमें प्रूफ ये करना था कि इसका इस एंगल का अपोजिट साइड जो AC है, जो इस ट्राइंगल का पार्ट है, तो हमारे पास AC साइड जो है वो बराबर हो जाएगा। कौन से साइड के बराबर करना था हमें? BC साइड के। तो ये दोनों साइड भी बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि जब दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल है तो इनके तमाम साइड्स, करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो इसलिए दोनों साइड हमारे पास बराबर हो गए। और हम इस तरह लिख सकते हैं इसका रीजन कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स है ना कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, यानी इक्वल ट्राइंगल्स के करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो जब दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास सेम हो गए तो इनके तमाम साइड भी बराबर होंगे, जिसकी वजह से हमने कह दिया कि AC बराबर है BC के, और हमारा थ्योरम प्रूफ हो चुका है। अच्छा, पोस्टुलेट के बारे में जो मैंने आपको बताना था, तो हमारे पास कुछ पोस्टुलेट्स हैं, हमारे पास कुछ रूल्स हैं एक्चुअली, जिसके जब हम उन रूल्स को पूरा कर लेते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है उन रूल्स पे पूरा आ जाता है, तो हमारे जो ट्राइंगल्स है या कोई भी फिगर है वो आपस में बराबर होते हैं। ट्राइंगल्स के लिए हमारे पास है कुछ पोस्टुलेट्स हैं, वो ये है। ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। मैं आपको पोस्टुलेट्स का बता देता हूं, मैं इसको इरेज करके। हमारे पास पोस्टुलेट है एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, और ये शायद इतने ही आपके काम आएंगे। अगर और कोई काम आएंगे तो फिर मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा। इसका मतलब क्या है इन सब का? अगर किसी ट्राइंगल में, मतलब दो ट्राइंगल की अगर हम कंपैरिजन की बात करेंगे, और इसमें एंगल और इसमें एंगल बराबर हो गया, फिर दूसरा एंगल और दूसरा एंगल बराबर हो गया, और एक साइड दोनों में से बराबर हो गया, मतलब दो एंगल्स और एक साइड अगर दो ट्राइंगल्स में हमारे पास बराबर हो गए तो वो दोनों ट्राइंगल्स बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली अगर दो साइड्स और एक एंगल बराबर हो गए, मिसाल के तौर पर हम इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर बात कर रहे हैं, और ये साइड बराबर है इस साइड के, और ये एंगल बराबर है इस एंगल के, ठीक है, और ये साइड बराबर है इस साइड के, तो जैसे हमने अभी किया साइड एंगल साइड वाला, तो इसी तरह आपका एंगल साइड एंगल वाला, तो इसी तरह आपका जो थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगा। एंगल साइड एंगल हमने अभी ये वाला किया है, बट इसी तरह दो साइड्स और अगर एक एंगल दो ट्राइंगल्स में इक्वल आ गए तो वो ट्राइंगल भी हमारा पोस्टुलेट के थ्रू यानी इस रूल के थ्रू बराबर आ जाएंगे। तीसरा जो रूल है वो है एंगल साइड एंगल, जो हमने यहां पर किया, यानी आपने देख भी लिया कि किसी ट्राइंगल दो ट्राइंगल्स में जब दो एंगल और एक साइड बराबर आ जाता है तो उनको हम दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल कंसिडर करते हैं। और सिमिलरली ट्राइंगल्स में जब एक ट्राइंगल के तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के बराबर आ जाए तो उन ट्राइंगल्स को भी हम इक्वल कंसिडर करते हैं। ये पोस्टुलेट्स को आप नोट कर लीजिए, और इंशाल्लाह आप किसी भी थ्योरम को जब करते हैं तो दो ट्राइंगल को कंपेयर करना है, और इसमें से किसी भी रूल पे अगर वो पूरे उतरे
तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप स्टूडेंट्स के थ्योरम से रिलेटेड थोड़ा सा मसला होगा कि जब आप करेंगे, पर इस वीडियो को आप 2-3 दफा देख लें और फिर इसके साथ अपने थ्योरम को कंपेयर कर लें और कोई फिगर ऐसा ले लें जिसमें रैंडम ABC ना लिखें, CDE लिखें और फिर उसको आप हल करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह इस थ्योरम की मदद से मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आ जाए और आई होप समझ आया भी होगा। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम है किसी थ्योरम में तो उस थ्योरम का नंबर भी कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए और इंशाल्लाह हम जो इंपॉर्टेंट थ्योरम होंगे वो भी हम अपनी आने वाली वीडियोस में साथ साथ सॉल्व करते भी जाएंगे। मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।